नमस्कार, रिपोर्ट स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक गौड़। देश पाकिस्तान से तो परेशान है ही। देश समझता है कि आतंक पाकिस्तान के जरिए ही भारत में आता है, लेकिन हमारे देश में ही राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते जो आतंक घर कर गया वो किसी को नहीं दिखाई देता। आज असम के अंदर लाखों परिवार बेघर हो चुके हैं, अपने घर होने के बावजूद तंबुओं में रहने के लिए मजबूर हैं। रोजाना असम में उग्रवादी हमले हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकारें सो रही हैं। आज हम आपको वो घटना की तफ्तीश से पूरी जानकारी देंगे और इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि असम में ये हालात क्यों पैदा हुए हैं और कब बदलेगी असम की खूनी तस्वीर। असम जल रहा है। वहां के आदिवासी लोग अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हैं, क्योंकि सरकारें उन्हें उनकी समस्या पर राजनीति करती हैं, वोट बैंक ढूंढती हैं। मंगलवार को जो बोडो उग्रवादियों ने नरसंहार किया, उसने देश को हिलाकर रख दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक घटना में 83 लोग मारे गए हैं और हजारों लोग घर से बेघर हो गए हैं। लेकिन असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई 2001 से ही केंद्र की ओर ताक रहे हैं मदद के लिए, और लोग लगातार मर रहे हैं। बोडो उग्रवादियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वो लोगों के घरों में भी आग लगा देते हैं। केंद्र ने कार्रवाई के आदेश तो दिए हैं और ऑपरेशन ऑल आउट के तहत 9000 सैनिकों को असम भेज दिया गया है, लेकिन क्या आदिवासियों को पलायन दूर होगा? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। असम में इतना खून खराबा क्यों? 1971 से अब तक लाखों लोग अपने घर से बेघर होने को मजबूर क्यों हैं? सरकारें क्या कर रही हैं? ये सवाल देश पूछ रहा है। क्यों हो रहा है असम में कत्लेआम? असम की सरकार चुप क्यों है? राज्य में हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ पर मासूम लोगों का खून पानी की तरह बहाया जाता है। मंगलवार को भी एक बार फिर से बोडो उग्रवादियों ने कोकराझार और सोनितपुर जिलों में खूनी खेल खेला, जिसमें उग्रवादियों ने सिर्फ आदिवासी महिलाओं और बच्चों को अपना निशाना बनाया। इस हमले में मरने वालों की संख्या 83 तक पहुंच गई है। लेकिन उग्रवादियों के नापाक इरादे तो देखिए, जिन्होंने एक दिन बाद यानी कि बुधवार को फिर से उदलगुड़ी जिले में हमला किया और आदिवासियों के घरों को जला दिया, और गुरुवार को भी आदिवासियों के घरों को जलाकर तांडव किया। लेकिन राज्य सरकार सिर्फ केंद्र की तरफ ताकती रहती है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर 2001 से लेकर अब तक मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कुछ भी नहीं किया। इसलिए आज इन बोडो उग्रवादियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि ये वहां रहने वाले आदिवासियों को जब चाहते हैं अपनी बंदूक का निशाना बना लेते हैं और उनके घरों को जला देते हैं। इतनी हिंसा, लोगों का इतना खून बहेगा तो ये देश कैसे अमन शांति की ओर बढ़ेगा? केंद्र ने इन बोडो उग्रवादियों से निपटने के लिए कार्रवाई के आदेश दिए हैं, लेकिन लोगों की रक्षा कैसे की जाए, इसकी कोई ठोस प्लानिंग क्या है, इसकी कोई जानकारी नहीं दी। यह आतंकवादी घटना है, एक्ट ऑफ टेरर, और आतंकवाद से जैसे निपटा जाता है वैसे ही इससे भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार निपटेगी। और हमारी बहुत ही स्पष्ट नीति है, जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म। और मैं आज यह भी क्लेरिफाई कर देना चाहता हूं, ऐसे संगठनों से हमारी कोई बातचीत नहीं होगी, कोई डायलॉग नहीं होगा, केवल कार्रवाई होगी। यहाँ रह रहे लोग इतने मजबूर हैं कि वो तरुण गोगोई सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हैं। उन पर उग्रवादियों को सपोर्ट करने के आरोप भी लगाते हैं। लेकिन राज्य सरकार इस मामले में कुछ भी कर पाने में असमर्थ ही दिखाई देती है। मजबूरन आदिवासियों को ही अपनी रक्षा खुद करनी पड़ती है। लेकिन जब हमला होता है तो इन इलाकों में कर्फ्यू लग जाता है। आदिवासियों की मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं और फिर लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाते हैं। आतंकवादियों के हमले के बाद इन इलाकों में लगे कर्फ्यू को जब इन आदिवासियों ने तोड़ा और सोनितपुर थाने का घेराव किया, तो पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई में 5 आदिवासियों की और मौत हो गई। इस नरसंहार का केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास कोई हल नहीं है। हल तो बस एक बात का है कि घटना हो जाए तो मुआवजे का ऐलान कर दो। राज्य और केंद्र सरकारों ने इस बार भी मुआवजे का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार ने हमले में मरने वालों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए
और घायलों को 50-50 हजार रुपए सहायता देने की घोषणा की है। लेकिन गुस्साए आदिवासियों ने मुआवजा लेने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि इस घटना में उनके अपने गए हैं और वो आज भी खौफ के साए में जीते हैं, जिसे ये मुआवजा कैसे दूर करेगा, ये वाकई सोचने वाली बात है। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। ये जो बोडो उग्रवादियों ने घटना को अंजाम दिया है, इस पूरे घटनाक्रम पर अगर नजर डालें तो ये पूरा मामला साफ तौर पर लापरवाही का नजर आता है, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियों और खुद असम की पुलिस ने उग्रवादियों के रेडियो मैसेज को इंटरसेप्ट किया था, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि खुद सीएम अपने ही मुख्य सचिव पर आरोप लगाते दिखे। देखिए रिपोर्ट। मंगलवार की इस घटना पर अगर शुरू से नजर डालें तो एक बार फिर से केंद्र और राज्य सरकारों की लापरवाही सामने आई है। केंद्रीय खुफिया विभाग ने एनडीएफबी सरगना विदेओ के रेडियो मैसेज को इंटरसेप्ट किया था, जिसमें वो साफ तौर पर अपने एनडीएफबी कैडर को कह रहा है कि सोनितपुर और कोकराझार में जितने हो सके उतने आदिवासियों को मारो। घटनाक्रम से महज एक दिन पहले इसी तरह के मैसेज असम पुलिस ने भी इंटरसेप्ट किए थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये रही कि ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार इस होनी को अनहोनी में बदल पाई। इतना ही नहीं, अचंभित करने वाली बात तो ये भी है कि राज्य के सीएम तरुण गोगोई अपने ही मुख्य सचिव जितेश खोसला के खिलाफ शिकायत करते दिखे। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का कहना है कि जब सोनितपुर और कोकराझार में ये नरसंहार चल रहा था तो मुख्य सचिव जितेश खोसला काजीरंगा पार्क में अपनी छुट्टी को खत्म कर वापस क्यों नहीं लौटे। मुख्यमंत्री की इन बातों से जहन में एक सवाल जरूर उठता है कि क्या मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव उनकी ही नहीं सुनते हैं। गौरतलब है कि तरुण गोगोई असम के सीएम लगातार साल 2001 से हैं और इन्हीं के कार्यकाल में 2008, जुलाई 2012, मई 2014 और अब दिसंबर 2014 में हमले हुए हैं, जिनमें से 20 जुलाई 2012 के असम के दंगों में भी तरुण गोगोई इसी तरह सरकार से शिकायत करते दिखे थे। तब भी 100 से ज्यादा लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। साथ ही गौर करने वाली बात यह भी है कि पिछले 3 दशकों में अब तक अलग अलग हमलों और झगड़ों में 10,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। आखिरकार अपने राज्य के सर्वे सर्वा होते हुए भी तरुण गोगोई कब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और उसे निभाएंगे। आखिर कब तक असम में इसी तरह से मासूमों को अपनी जिंदगियां खोनी पड़ेंगी। सरकार और बोडो की लड़ाई में असम के लोगों का जीना बेहाल हो गया है। कहीं कर्फ्यू है तो कहीं गोलीबारी। एक सामान्य जिंदगी के लिए तरस रहे असम के लोग सरकार की ओर मुंह ताक रहे हैं, लेकिन सरकार है कि चुप बैठी है। तो फिर से यही सवाल खड़ा होता है कि आखिर असम के हालात कब बदलेंगे। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। अब यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि ये बोडो उग्रवादी हैं कौन और इनका मकसद क्या है और अब तक ये असम को कितनी बार दहला चुके हैं। ये आतंकवादी भारत में आए कैसे। देश में इस खूंखार इतिहास को जानने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। बिना पन्ने पलटे इस आतंक को समझना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि यही आतंकवादी वोट बैंक की राजनीति के चलते भारत में लाए गए और इन्हीं आतंकवादियों ने असम में कत्लेआम मचाया। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बोडो उग्रवादी नहीं आतंकवादी है, यह घोषणा केंद्र सरकार की है। 2 दिन पहले नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड ने मौत का जो तांडव मचाया, उसे देखकर आंखों से खून निकल रहा है। इस संगठन का मकसद असम के बोडो बहुल इलाके को अलग कर स्वतंत्र बोडोलैंड देश की स्थापना। 1986 में बना यह संगठन सामूहिक नरसंहार के लिए कुख्यात है, जिसमें करीब 1200 सदस्य हैं, जो अब तक सुरक्षा बलों और गैर बोडो समुदाय के हजारों लोगों का संहार कर चुका है। शुरुआती दौर में यह संगठन काफी कमजोर रहा, लेकिन अघोषित तौर पर चीनी मूल के संगठनों ने इसमें जान फूंक दिया, जो म्यांमार के रास्ते उन्हें मदद पहुंचाती है। इस संगठन का जाल भारत, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार तक फैला है। 2006 में एनडीएफबी और भारत सरकार के बीच संघर्ष विराम का समझौता भी हुआ था, लेकिन 6 महीने में ही यह करार टूट गया। तब से यह संगठन भी 2 भागों में बंट गया। पहला आईके सांगबिजित, जो भारत सरकार से वार्ता के पक्ष में है,
दूसरा रंजन डायमरी, जिसका विश्वास सिर्फ नरसंहार में था, जिसका नेतृत्व बांग्लादेश से संचालित होता है। और भी कई संगठन हैं जो अलग बोडोलैंड चाहते हैं। एनडीएफबी की गतिविधियां ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर और उत्तर पश्चिम से संचालित होती हैं। यह गुट असम के कई जिलों समेत मेघालय की गारो पहाड़ियों में भी सक्रिय है। एक नजर डालते हैं इस संगठन के बड़े हमले पर। 23 दिसंबर 2014 सोनितपुर कोकराझार में 68 लोगों का कत्लेआम। अगस्त 2014 में चिरांग जिले में 16 साल की लड़की की निर्मम हत्या। मई 2014 असम दंगे के दौरान कोकराझार और बक्सा जिले में 32 लोगों की हत्या। मार्च 2011 चिरांग कोकराझार जिले के बीच घात लगाकर 8 जवानों की हत्या। नवंबर 2010 कई हमलों में 22 लोगों की हत्या। अक्टूबर 2014 धुबरी जिले में अंधाधुंध फायरिंग में 16 लोगों की हत्या। अगस्त 2011 रंगिया के नजदीक अरुणाचल एक्सप्रेस में धमाका कर 12 की हत्या। 1998 से 2000 के बीच ट्रेनों पर हमला कर की दर्जनों हत्याएं। भारत सरकार अब खून के बदले खून चाहती है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए तैयार भी है। एनआईए को जांच का जिम्मा मिला है तो सुरक्षा बलों को आतंक के खात्मे की जिम्मेदारी। पहले भी झारखंड और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन बेअसर रहे। भारत सरकार का यह कदम कितना सार्थक होगा, यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जानेंगे कि आखिर असम के अंदर यह बोडोलैंड जो है पैदा कैसे हुआ और इसके पीछे राजनीतिक सोच क्या रही है।